हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जिस डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं उस डिजीज का नाम है मलेरिया। बहुत ही खतरनाक बीमारी है। खतरनाक क्यों है? क्योंकि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं मैं तुमको। अभी तक इस मलेरिया बीमारी के कारण जो है लगभग 50 अरब मींस 50 बिलियंस लोगों की मौत हो चुकी है। अब सोचो ये कितना खतरनाक है। एक महामारी या फिर एक युद्ध में भी जितने लोग नहीं मरते हैं, उससे ज्यादा लोग जो है इस बीमारी के कारण जो है मर गए। ओके, तो हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं इस बीमारी को पूरे तरीके से। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहां पे हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रो देखेंगे, फिर इसका डेफिनेशन देखेंगे, एटियोलॉजी देखेंगे, मींस क्या है कि इसके कॉजेस क्या क्या हैं, फिर देखेंगे इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पैरासाइट्स, जो यहाँ पे प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स होते हैं उसके इंक्यूबेशन पीरियड को देखेंगे, रिस्क फैक्टर देखेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मींस साइन एंड सिम्टम्स को देखेंगे, पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, इसके लाइफ साइकिल क्या होते हैं, फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन। इतने सारे टॉपिक को जो है आज मैं कवर करने वाला हूं। ओके, तो सबसे पहले जो है हम लोग फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन। आखिर जो है इंट्रोडक्शन क्या है मलेरिया का? तो यहां पे कहा गया कि द वर्ड मलेरिया कम्स फ्रॉम द इटालियन वर्ड्स। मलेरिया वर्ड्स जो है इटालियन वर्ड से आया है। बताओ, इटालियन वर्ड से आया है। और मलेरिया का मतलब जो होता है वो दो वर्ड से मिलके बना है। पहला माला एंड सेकेंड जो होता है यहां पे वो है एरिया। ओके, फर्स्ट माला और सेकेंड एरिया। और माला का मतलब होता है बेड, एरिया का मतलब होता है एयर। अब यहां पे कोई लोग बोलेगा कि ये कौन सा मतलब हो गया, मलेरिया का मतलब बेड एयर, है ना? तो ये किस तरीके से हुआ, सबसे पहले यहां पे हम लोग ये देखते हैं। तो यहां जो एंशियंट टाइम था, मतलब पुराने समय की जब बात हो रही है, तो वहां पे जो लोग थे वो बिलीव करते थे, क्या बिलीव करते थे कि इट इज काउज्ड बाय द ब्रीदिंग, ओके, बेड एयर। वो लोग मानते थे कि ये जो बीमारी है ये जो है ब्रीदिंग करने के कारण हो रहा है, जो कि खराब हवा है, बेड एयर को हम लोग इनहेल कर रहे हैं, इस कारण से बीमारी हो रही है। और वो हवा जो है कहां से आ रही है? स्वैम्प से आ रही है या फिर मार्सेस से आ रही है, मतलब जो है दलदल से आ रही है, खराब जगह से जो है जो ये गलत हवा आ रही है, उसी के कारण जो है ये बीमारियां हो रही है, इसको हम लोग मलेरिया बोल रहे हैं। तो वहीं से जो है इसका नाम क्या धर दिया, मलेरिया मींस बेड एयर। लेकिन एक्चुअली में दे डिड नॉट नो, ओके, दे डिड नॉट नो मॉस्किटोज वेयर द रियल कल्प्रिट्स स्प्रेडिंग द डिजीज। लेकिन उनको तो पता नहीं था कि जो मॉस्किटो हैं वही इसका मेन कारण है जो ये बीमारी को फैला रहा है। ओके, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन कि किस तरीके से जो है मलेरिया वर्ड जो है आया, जो कि एक इंटरेस्टिंग थिंग्स भी है। ओके, उसके बाद जो है हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, जो है डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ मलेरिया। आखिर हम लोग इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे? ओके, तो बहुत सारे डेफिनेशन हो सकते हैं, लेकिन यहां पे एक सिंपल सा डेफिनेशन को देखते हैं कि मलेरिया इज ए लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। ये क्या है? लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, मतलब इसके माध्यम से लोग भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ही खतरनाक डिजीज है। काउज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट। किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होता है। यहां पे गौर से देखो, दैट इज द पिक्चर ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स। ओके, फिर कह रहा है कि ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस, है ना? ये ट्रांसमिटेड होता है ह्यूमन में, किसके माध्यम से? किसके काटने से? इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस, मेल नहीं, फीमेल के कारण, क्योंकि चुड़ैल जो है हमेशा फीमेल होती है, खून पीने वाला जो है हमेशा औरतें होती है। तो इससे याद रखना है कि इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस के कारण ही जो है मलेरिया होता है। ओके, फिर यहाँ पे कह रहा है कि इट लीड्स टू सिम्टम लाइक फीवर, चिल्स एंड एनीमिया, जिसके कारण से जो है फीवर्स हो सकते हैं, चिल्स हो सकते हैं एंड एनीमिया जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ये है इसका डेफिनेशन, जो कि जो है एक मॉस्किटो जो है वेक्टर का काम करता है, और यहां पर जो है प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण जो है यहां पे मलेरिया होता है। किसके कारण? प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण। ओके, और यहां पर जो ये जो पिक्चर दिखाया गया है ये है इन्फेक्टेड फीमेल्स एनोफिलिस मॉस्क्विटो। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है एटियोलॉजी। ओके, एटियोलॉजी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द काउजेस, है ना? क्या क्या कारणे हैं जो कि मलेरिया को होने में मदद करता है? तो यहां पे सिर्फ एक कारण होगा जिसका नाम है प्लाज्मोडियम पैरासाइट। क्या है?
प्लाज्मोडियम पारासाइट। और यहाँ पे हम लोग 4 स्पीसीज को देखेंगे जो कि ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है। चलो में 5 होते हैं बट हमको 4 ही पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पे चारों का कुछ जो है हम लोग देखेंगे कि इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसके की कैरेक्टरिस्टिक क्या है एंड इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है। ठीक है, इस चारों को हम लोग पढ़ेंगे। ये चारों कौन कौन से हैं? प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम फ्लेसिपेरम। ये 4 हैं। कौन कौन? प्लाज्मोडियम मलेरी, ओवेल, वाइवेक्स एंड फ्लेसिपेरम। अब यहाँ पे ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का बात देखें तो पी मलेरी जो है वर्ल्ड वाइड बट लेस कॉमन। ठीक है, ये पूरे दुनिया में पाया जाता है लेकिन बहुत कम पाया जाता है। लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका। ओके, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है कि जब तुम्हें इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद जब तक जो है तुमको साइन एंड सिम्टम शो करने लगा, उस दोनों के बीच का जो टाइम होता है, डेट्स द इंक्यूबेशन पीरियड। ओके, तो इंक्यूबेशन जो इसका सबसे ज्यादा होता है और क्रोनिक इन्फेक्शन जो है काउज करता है और वीक्स टू मंथ ले लेता है। ओके, फिर इसका एक मेन चीज जो है ये है कि 72 हावर्स पर जो है इसको हमेशा बार बार जो है फीवर को देता है। मींस इस पर्सन को जिसको प्लाज्मोडियम मलेरी जो है जाके इन्फेक्शन देगा, उसको हर एक 72 हावर पर जो है बुखार आएगा, वो भी बहुत भयानक वाला। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि पी ओवेल क्या है? ये अफ्रीका में पाया जाता है एंड पैसिफिक आइलैंड में। ओके, ये डोरमेंट लिवर स्टेज होता है जिसको हाइप्नोजॉइट्स कहते हैं। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि डोरमेंट लिवर स्टेज क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, जब ये जो है प्लाज्मोडियम शरीर के अंदर जाता है तो जाने के बाद क्या होता है, वो सीधे पहुंचता है लीवर में और लीवर में जाके आराम से जाके डोरमेंट स्टेज में चला जाता है, सो जाता है बेचारा। अब क्या है कि वो सो जाएगा, अब वो सप्ताह तक सोएगा, मंथ तक सोएगा, सालों तक सोएगा, तुमको पता नहीं चला है कि तुमको इन्फेक्शन हो चुका है, लेकिन वो आराम से सोए हुए रहेगा और बहुत दिन के बाद जब उसका डोरमेंट स्टेज खत्म होगा तब तुमको जाके साइन एंड सिम्टम्स का पता चलेगा कि हाँ भाई तुमको जो है मलेरिया हो गया है। ओके, तो ये जो है ओवेल में भी देखने को मिलता है और सेम टू सेम पी वाइवेक्स में भी देखने को मिलता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में भी देखने को मिलता है, सेम थिंग्स। ओके, अब जो है ओवेल का जो क्लिनिकल फीचर है, ये क्या कह रहा है कि रिलेप्स हो सकता है, मतलब ठीक हो सकता है। फीवर एवरी 48 आवर, हर एक 48 घंटे में जो है इसको फीवर आएगा। ओके, क्या आएगा? 48 घंटे में भयानक वाला फीवर आएगा, फिर चिल्स लगेगा एंड यहाँ पे माइल्ड सिम्टम शो करता है। कौन? पी ओवेल। पी वाइवेक्स का बात करें तो ये जो है एशिया एंड लैटिन अमेरिका में ज्यादा पाया जाता है और सेम टू सेम जो है पी ओवेल की तरह है, डोरमेंट लिवर स्टेज एंड द रिलेप्स पॉसिबल। ओके, फिर यहाँ पे कह रहा है कि फीवर एवरी 48 आवर, माइल्डर एनीमिया। इसमें भी जो है हर एक 48 आवर पर जो है इंसान को बुखार आएंगे, वो भी कस कस के, फिर उसको ठंड भी लगेगी और यहाँ पे माइल्डर एनीमिया देखने को मिलता है। और इस तीनों के बाद जो चौथा वाला प्लाज्मोडियम है जो कि है प्लाज्मोडियम फ्लेसिपेरम, ये सबसे ज्यादा खतरनाक वाला है। ओके, ये हो गया मतलब चांस है कि भाई तुम ऊपर चले जाओगे। तो यहाँ पे क्या है, ये वर्ल्ड वाइड पाया जाता है एंड मेनली सब सहारन अफ्रीका में पाया जाता है। मोस्ट डेंजरस है, हाई प्रेस्टिटेमिया होता है। अब पेरेस्टिटेमिया क्या होता है कि तुम्हारा बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में पैरासाइट जो है फैल जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी से ये डिवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि रेसिस्टेंट टू मल्टीपल ड्रग। यहां पर जो है मल्टीपल ड्रग से इसका रेसिस्टेंट भी होता है, मतलब अगर तुमको खिलाया जाएगा दवाई तो इसको जो है उस ड्रग्स के प्रति रेसिस्टेंट होगा, वो दवाई तुम पे काम ही नहीं करेगा। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो है सीवियर मलेरिया काउज करता है, सेरेब्रल मलेरिया काउज करता है एंड रेनल फेलियर एंड एनीमिया जैसे काउजेस जो देखने को मिल सकते हैं। ये सारे चीज जो सिम्टम्स हैं ये हमें प्लाज्मोडियम फ्लेसिपेरम के इंफेक्शन के बाद देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये था 4 तरीके का मलेरिया का पैरासाइट, जो कि एक मलेरी था, ओवेल था, वाइवेक्स था एंड फ्लेसिपेरम था। इस चारों को याद रखना है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पे देखते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो मैंने तुमको जैसा बता चुका है कि जब भी इन्फेक्शन होगा कोई भी डिजीज में, इन्फेक्शन होने के बाद वो डिजीज जो है कितना दिन के बाद अपने सिम्टम्स को शो करते हैं कि इंसान के शरीर में ये डिजीज हो चुका है, दैट इज द इंक्यूबेशन पीरियड। ओके, तो यहां पे दिया गया है कि मलेरिया का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 9 to 14 डेज होता है, वाइवेक्स का 8 to 17 डेज होता है, ओवेल का 16 to 18 डेज होता है एंड फ्लेसिपेरम का जो है 7 to 14 डेज होता है।
ओके, तो ये जो है इंक्यूबेशन पीरियड है चारों प्लाज्मोडियम का, ठीक है, इसको भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और यहां पे देखते हैं रिस्क फैक्टर्स ऑफ मलेरिया। ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं, रिस्क है जिसके कारण से मलेरिया हो सकता है। ओके, तो यहां पे हम लोग देखेंगे सबसे पहला दिया हुआ है कि लिविंग इन इंडेमिक एरिया, ऐसी जगह पे रह रहे हो जहां पे जो है प्लाज्मोडियम पैरासाइट का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, ठीक है, एक्सपोजर बहुत ज्यादा है तो तुमको हो सकता है। नेक्स्ट है ट्रेवल टू इंडेमिक रीजन, ऐसे जगह पे तुम जाके ट्रेवल कर रहे हो जहां पर जो है मलेरिया फैला हुआ है। ओके, तो रिस्क है कि वहां पे तुमको मलेरिया हो सकता है। तो माइग्रेंट विजिटिंग मलेरिया प्रोन एरिया आर एट हाइजन रिस्क। ओके, नेक्स्ट है डेफिशिएंट इम्यूनिटी, अगर तुम्हारा इम्यूनिटी कमजोर है तो सोचो तुम्हारा शरीर झेल ही नहीं पाएगा। ओके, तो यंग चिल्ड्रेन, प्रेग्नेंट वोमेन एंड इंडिविजुअल्स विथ वीकेंड इम्यून सिस्टम, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, इंडिविजुअल्स जो है जिसका इम्यून सिस्टम कम होता है वो बहुत जल्दी जो है मलेरिया से प्रभावित हो जाते हैं। नेक्स्ट यहां पे दिया गया है लेक ऑफ वेक्टर कंट्रोल, वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जो है किसी भी तरीके का साधन नहीं है। लाइक जो है तुम सही तरीके से जो है इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स का यूज नहीं करते हो, जिसको हिंदी में बोलते हैं मच्छरदानी। ओके, तो मच्छरदानी का सही तरीके से उपयोग नहीं करते हो, और लेक ऑफ इंडोर स्प्रेइंग इंक्रीज रिस्क, और जो है अच्छे से छिड़काव नहीं करते हो ताकि मच्छर जो है अंदर नहीं आए, वहां पे साफ सुथरा नहीं रखते हो, तो वहां पर भी जो है लेक ऑफ वेक्टर कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है पुअर एक्सेस टू हेल्थ केयर, क्या है, पुअर एक्सेस टू हेल्थ केयर, वहां पर जो है प्राथमिक चिकित्सा केंद्र नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, लिमिटेड एक्रोस टू अर्ली डायग्नोसिस, जल्दी से डायग्नोसिस नहीं होगा किसको मलेरिया हुआ है या फिर जो है कॉमन कोल्ड हुआ है। ओके, अब जो है तुमको मलेरिया हुआ है और तुम कॉमन कोल्ड समझ करके जो है नॉर्मल सा दवाई खा रहे हो, तो तुमको जो है वो सीवियर रूप में लेके चला जाएगा। तो इससे पहले कि बीमारी सीवियर रूप में जाए क्या करना है, डायग्नोसिस करना है कि यस इसको मलेरिया हो गया है और तुमको तुरंत जो है दवाई लेना है। ओके, नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ, क्या स्टेगनेंट वाटर, कहीं पर जो है पानी जमा हुआ है तो वहां से पानी को हटा देना है। अगर पुअर सैनिटेशन है, कंट्रीब्यूट टू मॉस्किटो ब्रीडिंग, क्योंकि जहां पे गंदे पानी स्टेगनेट होते हैं वहीं पर जो है मच्छर आते हैं और अंडे देते हैं, जिसके कारण से जो है बहुत ज्यादा जो है मच्छर वहां पे फैलना शुरू हो जाता है, और मच्छर ही कारण बनता है किसका, मलेरिया का। ओके, नेक्स्ट यहां पे दे रहा है लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, गरीबी के कारण। क्यों भाई, गरीबी के कारण क्यों मलेरिया होने लगा, तो प्रोवर्टी, पुअर हाउसिंग एंड माल न्यूट्रिशन, अगर गरीबी है, घर सही तरीके से नहीं बना हुआ है, माल न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन रहेगा तो सिंपल सी बात है इम्यूनिटी कमजोर रहेगा, तो इस चीज के कारण जो है हाइयर मलेरिया रिस्क जो है हो जाता है। ओके, तो डेट्स ऑल आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ मलेरिया वी आर सीइंग देयर। ओके, तो हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मलेरिया। ओके, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मलेरिया मींस क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं इस मलेरिया को होने के बाद। तो अगर हम लोग एक सिंपल सा देखें प्रोडर्मल सिम्टम्स जो कि मेनली देखा जाता है, ओके, जो छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं, तो यहां पे सबसे पहला आएगा कि जनरल वीकनेस होगा, पूरे शरीर में जो है वीकनेस आ जाएगा, मैलेस हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा इंसान, तुरंत तुरंत जो है दौड़ के इधर उधर भागना शुरू करेगा, मतलब बेचैनी रहेगा शरीर में। ओके, फैटिक रहेगा, थका हुआ रहेगा, हेडेच रहेगा, मसल्स एच रहेगा, मतलब उसके मसल्स में पेन रहेंगे, तो ये जो होते हैं वो प्रोड्रोमल सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट आता है क्लासिक सिम्टम्स जो कि मेन सिम्टम्स है मलेरिया का। तो यहां पर जो है साइक्लिक फीवर्स होते हैं, और यहां पे 3 स्टेज में बांटा गया है, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज एंड स्वीटिंग स्टेज। ठीक है, तो कोल्ड स्टेज क्या होता है पहले समझो। 3 स्टेज होता है मलेरिया में, कोई भी मलेरिया होगा तो 3 स्टेज होगा। कोल्ड स्टेज, बहुत कस के ठंडा लगना शुरू होगा। हॉट स्टेज क्या होगा, अचानक से बहुत कस के बुखार आना शुरू होगा, और अचानक से जो है बुखार खत्म होगा और फिर से जो है पसीना पे पसीना आना शुरू हो जाता है। ओके, तो यहां पे 3 स्टेज होता है हर एक मलेरिया में। कोल्ड स्टेज मींस यहां पे चिल एंड सिवरिंग, ओके, बहुत ठंड लगेगी और सिवरिंग करेगा पर्सन। नेक्स्ट क्या होता है, उसके बाद हॉट स्टेज आता है, और यहां पे हाई ग्रेड फीवर, एटलीस्ट 14 डिग्री सेल्सियस 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है बुखार चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट है स्वेटिंग स्टेज, यहां पे प्रोफ्यूज स्वेटिंग, बहुत ज्यादा कसकस कर जो है स्वेटिंग आना शुरू हो जाएगा, एंड लीडिंग टू डिफर्बिसेंस।
ठीक है, डिफर्बिसेंस का मतलब क्या होता है कि अचानक से बुखार गायब हो जाना, ठीक है, अचानक से, धीरे धीरे नहीं, अचानक से बुखार जो है खत्म हो जाता है। तो ये है क्लासिक सिम्टम्स जो कि मलेरिया में देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अकर्स एवरी 48 हावर, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेल में जो है 48 हावर पर जो है बुखार देखने को मिलता है। ये तीनों स्टेज, ठीक है, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज एंड स्वेटिंग स्टेज जो है 48 आवर पे देखने को मिलता है एंड 72 आवर पर जो है पी मलेरी में देखने को मिलता है। ओके, तो ये था क्लासिक सिम्टम्स जो कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मलेरिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी का, अगर मलेरिया सिवियर रूप ले लिया, क्या ले लिया, सिवियर रूप, खतरनाक रूप ले लिया, तो यहां पे सेरेब्रल मलेरिया देखने को मिल सकता है, जिसमें अल्टर्ड हो सकता है कॉन्शियसनेस, सीजर आना शुरू हो जाएगा, इंसान कोमा में चला जाएगा। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा ड्यू टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड पल्मोनरी इडेमा। इडेमा क्या होता है, एक्युमुलेशन ऑफ साल्ट एंड क्या, वाटर इन द एनी पार्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, दैट इज द इडेमा। नेक्स्ट यहां पे दिया हुआ है सिवियर एनीमिया। सिवियर एनीमिया क्यों होगा, फ्रॉम हेमोलाइसिस, ब्लड जो है टूट जाता है यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में इन्फेक्शन के कारण, एंड रेड ब्लड सेल का जो है यहाँ पे हेमोलाइसिस होगा। नेक्स्ट है जॉन्डिस। जॉन्डिस क्यों देखने को मिलेगा, ड्यू टू हेमोलाइसिस एंड लीवर डिसफंक्शन, लीवर काम करना बंद कर देगा एंड हेमोलाइसिस, बहुत ज्यादा ब्लड का जो है यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है हाइपोग्लाइसेमिया देखने को मिलेगा, स्पेशली इन प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रेन, और ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। एक्चुअली किडनी इंजरी और लीवर डिसफंक्शन, किडनी काम करना बंद कर सकता है और लीवर डिसफंक्शन भी यहाँ पे होने का चांस हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो मलेरिया में हमें देखने को मिलता है जब सीवियर मलेरिया हो जाता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेने का है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मलेरिया। पैथोफिजियोलॉजी मतलब किस तरीके से डिजीज होता है, धीरे धीरे बढ़ता है और इंसान को इफेक्ट करता है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। तो बहुत ध्यान से समझना है कि यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, क्या करता है, मच्छर आता है और काटना शुरू करता है, क्या करेगा, मॉस्किटो बाइट होगा। मॉस्किटो बाइट होता है तो जो सबसे पहले मच्छर क्या करता है, वो उसके सलाइवा में होता है स्पोरोजोइट्स। देखो ध्यान से यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्पोरोजोइट्स जो होता है वो मच्छर के सलाइवा में होता है। ओके, और जैसे ही मच्छर काटता है वो जो है स्पोरोजोइट्स को हमारे बॉडी में छोड़ देता है। अब स्पोरोजोइट्स क्या होता है, ये होता है स्टेजेज ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट। ओके, तो ये स्पोरोजोइट जो होता है वो होता है फर्स्ट स्टेजेज ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट। फिर क्या होगा, मच्छर ने काट लिया, मॉस्किटो ने बाइट कर लिया, अब ये स्पोरोजोइट जो है तुम्हारा बॉडी में इंसर्ट कर दिया, और जैसे ही स्पोरोजोइट जो है तुम्हारे बॉडी में इंसर्ट होगा वैसे ही जो है वो तुरंत जो है तड़ातर दौड़ते हुए जाएगा और लीवर में घुस जाएगा। अब लीवर इंफेक्शन काउज करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, लीवर इंफेक्शन काउज करेगा। स्पोरोजोइट्स गो टू द लीवर, मल्टीप्लाई एंड फॉर्म मेरोजोइट्स। देखो यहां पर जो है हम अंडरलाइन कर रहे हैं इसको। ओके, अब स्पोरोजोइट्स जो है वो लीवर में घुसेगा, वहां पे मल्टीप्लाई करना शुरुआत करेगा और फिर वहां पे जाके मेरोजोइट्स का फॉर्मेशन करेगा। अब यहां पे क्या हुआ, फर्स्ट था स्पोरोजोइट्स, ओके, सेकेंड था यहां पे मेरोजोइट्स। अब क्या होता है कि मेरोजोइट्स क्या होगा, ये बहुत खतरनाक है। अब मेरोजोइट क्या होगा, वो वहां से ट्रेवल करेगा और सीधे कहां जाएगा, ब्लड इंफेक्शन काउज करेगा। क्या काउज करेगा, ब्लड इंफेक्शन। अब ब्लड में जाके ये सारा घुसना शुरू हो जाएगा। ओके, ये सारा जो है ब्लड में जाके घुसना शुरू कर देंगे। तो मेरोजोइट्स इंटर रेड ब्लड सेल, क्या कह रहा है कि मेरोजोइट जाएगा और रेड ब्लड सेल के अंदर घुस जाएगा और आरबीसी जो चाहे जो है वहां पे आरबीसी बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई करेगा एंड ब्रस्ट द सेल। और इतना मात्रा में मल्टीप्लाई करेगा, मतलब जो है एक पैरासाइट गया मेरोजोइट के रूप में और वो जो है ब्लड सेल के अंदर घुस गया। ओके, अब जब ब्लड सेल के अंदर घुस जाने के बाद बहुत मल्टीप्लाई करेगा, इतना मल्टीप्लाई करेगा, इतना मल्टीप्लाई करेगा कि ब्लड सेल ही फट जाएगा, ब्रस्ट कर जाएगा। और तुम ही समझो कि जैसे ही ब्लड सेल ब्रस्ट करेगा क्या होगा, वहां से जो है सारे प्लाज्मोडियम शरीर में आएगा, और जैसे ही शरीर में सारा प्लाज्मोडियम आएगा तुरंत शरीर को पता चलेगा कि अरे बॉडी में जो है कोई घुस गया, और तुरंत ही जो है बॉडी में जो है हाई फीवर जो है ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से जो है फीवर भी आएंगे,
चिल भी होगा और एनीमिया भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो है ब्लड वहां पे लॉस कर रहा है। ओके, तो यहां पे ये चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहले जो है मच्छर काटेगा, मॉस्किटो बाइट करेगा, फिर लीवर इन्फेक्शन होगा, फिर जो है यहाँ पे ब्लड इन्फेक्शन होगा। और ब्लड में कौन घुसेगा? मेरोजॉइट घुसेगा। यहां पे ध्यान रखना इस चीज को। अब नेक्स्ट में जो है हम लोग का जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो यहां पे कह रहा है कि गेमेटोसाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, गेमेटोसाइट का फॉर्मेशन क्या होगा कि जब जो है ये पैरासाइट रेड ब्लड सेल में होते हैं मेरोजॉइट्स के फॉर्म में, उसी समय जो है वो डिफरेंशिएट करके जो है गेमेटोसाइट का फॉर्मेशन कर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल स्टेज। ओके, आफ्टर डेट ये क्या होगा, ये जो गेमेटोसाइट होंगे ये पूरे ब्लड में जो है फैल रहे होंगे, पूरे ब्लड में क्या होंगे, घूम रहे होते हैं, क्योंकि ब्लड में ही रहता है। अब क्या होगा कि फिर से कोई मच्छर आएगा, है ना, फिर से कोई मच्छर आएगा और उस इंसान को जो है वो क्या करेगा, बाइट करेगा। ओके, इंसान को वो मच्छर बाइट करेगा और जैसे ही बाइट करेगा अनदर मॉस्किटो बाइट्स टेकिंग अप गेमेटोसाइट, ये गेमेटोसाइट जो है उसके बॉडी में पहुंच जाएगा और जैसे ही उसके बॉडी में पहुंचेगा स्पोरोजॉइट डेवलपमेंट, फिर से जो है वो गेमेटोसाइट जो है स्पोरोजॉइट में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, वहां पर जो है फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। ओके, यहां पे जब फॉर्मेशन शुरू हो जाता है स्पोरोजॉइट्स का, तो क्या होगा, फिर से वो स्पोरोजॉइट जो है उस मॉस्किटो के सलाइवा में आके प्रेजेंस रहेगा और फिर से जो है वो मच्छर जाके किसी इंसान को काटेगा, तो वहां पे फिर से उस इंसान को जो है मलेरिया हो जाएगा। ओके, तो डेट इज द साइकिल रिपीट होते रहता है। मॉस्किटो बाइट करता है अनदर पर्सन को और इंजेक्टिंग करता है स्पोरोजॉइट्स। ओके, इसी को जो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से देखते हैं, तो ध्यान से देखो यहां पे क्या हुआ, इन्फेक्शन। सबसे पहले जो ये इन्फेक्टेड जो है क्या है, फीमेल एनोफिलिस, ये क्या करेगा, बाइट किया, बाइट करने के बाद जो ये स्पोरोजॉइट जो है सारा भेज दिया कहां पे, बॉडी में, और ये बॉडी से जाता 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 कहां पहुंच गया, ये लीवर में पहुंच गया। ओके, ध्यान से देखो, यहां समझना है, बहुत सिंपल सा चीज है। ये लीवर में पहुंचा, अब यहां पर जो है लीवर में पहुंचने के बाद जो है ये मेरोजॉइट्स में फॉर्मेशन कर जाता है। ओके, मेरोजॉइट्स में फॉर्मेशन करेगा और उसके बाद यहां से रिलीज करेगा, लीवर से रिलीज करेगा मेरोजॉइट्स को, और ये सारे मेरोजॉइट्स जो है जाकर के ब्लड में घुस जाएंगे और ब्लड में घुसने के बाद यहां डिवीजन करेगा, ए सेक्सुअल साइकिल का फॉर्मेशन होता है। ओके, ए सेक्सुअल साइकिल के वजह से जो है यहाँ पे मेरोजॉइट जो है गेमेटोसाइट्स में बनेंगे और जैसे ही ये रेड ब्लड सेल यहाँ पे ब्लास्ट करेगा, यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा, फीवर्स देखने को मिलेगा, चिल देखने को मिलेगा, ये सारी चीज जो है देखने को मिलेंगे और ये गेमेटोसाइट जो है फिर ब्लड सेल्स में रहेंगे, मींस ब्लड में तैरते हुए रहेंगे और फिर से जो है ये मॉस्किटो जो है इस गेमेटोसाइट को अपने अंदर लेगा और ये साइकिल जो है बार बार रिपीट होता रहेगा। ओके, तो डेट इज द साइकिल ऑफ द मलेरिया, है ना। तो यहां पे हम लोगों ने पैथोफिजियोलॉजी को देखा, जो कि एक साइकिल का फॉर्मेशन करता है कि किस तरीके से मच्छर आते हैं, वो जो है स्पोरोजॉइट जो है हमारे बॉडी में डालते हैं, स्पोरोजॉइट जो है हमारे लीवर में जाता है, लीवर में जाके वो मेरोजॉइट्स बन जाता है, मेरोजॉइट जो है फिर चले जाते हैं रेड ब्लड सेल में, रेड ब्लड सेल में वो अपने संख्या को बढ़ाता है, संख्या को बढ़ाने के कारण जो है ब्लड ब्लास्ट कर जाता है और फिर जो है फीवर्स एंड चिल होते हैं। उसी समय जो है मेरोजॉइट जो है वो डेवलपमेंट हो जाता है किसमें, गेमेटोसाइट्स में, और फिर गेमेटोसाइट जो है रेड ब्लड सेल में तैर रहा होता है और तैरते तैरते फिर से कोई मॉस्किटो आता है, उसके ब्लड को लेता है और फिर से जाके दूसरे इंसान को जाकर के काटेगा और उसको मलेरिया हो जाएगा। डेट इज द सिंपल प्रोसेस। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, जिस टॉपिक का नाम है डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन ऑफ मलेरिया। ओके, तो ऐसे कौन कौन से डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन है जिसके माध्यम से हम ये डायग्नोसिस कर पाते हैं कि इस इंसान को मलेरिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जो सबसे पहला आता है वो है क्लिनिकल असेसमेंट। क्लिनिकल असेसमेंट में जो है हम लोग उस इंसान के सिम्टम्स को पूछेंगे, क्या क्या सिम्टम्स है, लाइक फीवर्स है, चिल है, स्वेटिंग हो रहा है, हेडेक है, नाउजिया है, मसल एकी है क्या, ये सारे सिम्टम्स को पूछेंगे। उसका हिस्ट्री पूछेंगे कि क्या वो कहीं पर जो है मलेरिया एंडेमिक एरियाज में गया था क्या। तो इस तरीके से हम लोग क्लिनिकल असेसमेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आता है लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट में क्या करेंगे, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर टेस्ट। ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है प्लाज्मोडियम स्पीसीज को कि कौन सा प्लाज्मोडियम जो है तुम्हारे अंदर गया है, ये चीज का पता करता है। नेक्स्ट है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। ओके, आरडीटीज। ओके, ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है मलेरिया एंटीजन को, क्या मलेरिया का एंटीजन तुम्हारे ब्लड में है
इस चीज को डिटेक्ट करता है, क्विक बट लेस स्पेसिफिक, जल्दी से करता है लेकिन स्पेसिफिक तरीके से करता है कि हाँ पार्टिकुलर तरीके के जो है प्लाज्मोडियम को वो स्पेसिफाई करेगा। ओके, नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि पीसीआर, पीसीआर में क्या होता है कि हाईली सेंसिटिव फॉर स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन एंड लो परस्टेमिया। ठीक है, ये हाईली सेंसिटिव होता है स्पीसीज के लिए, वो जाके तुरंत उसको अटैक करता है। ठीक है, वो उसको जाके पहचान लेगा कि हाँ यही है, उसका पहचान बहुत जल्दी तरीके से करेगा और जो है ये पता कर पाता है कि हाँ कितने ज्यादा मात्रा में जो है प्लाज्मोडियम तुम्हारे बॉडी में है। नेक्स्ट कह रहा है कि सेरोलॉजी, सेरोलॉजी में क्या होता है, हम लोग सेरम का स्टडी करते हैं, डिटेक्ट करते हैं पास्ट एक्सपोजर, क्या पहले भी हुआ था क्या, नॉट यूजफुल फॉर एक्यूट डायग्नोसिस, लेकिन जो है ये एक्यूट डायग्नोसिस के लिए जो है यूजफुल नहीं होता है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट आता है वो है हेमेटोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल टेस्ट। ठीक है, हेमेटोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल टेस्ट, इसके माध्यम से जो है जैसे कि एनीमिया का पता चल पाता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का पता चल पाता है, सीबीसी टेस्ट होता है। ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट। नेक्स्ट है एलिवेटेड बिलीरुबिन के माध्यम से जो है हम लोग पता लगा पाते हैं, जो कि टीएफटीज होता है ना। किडनी फंक्शन टेस्ट के माध्यम से भी हम लोग जो है ये पता लगा पाते हैं। तो ये सारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ मलेरिया है जिसके माध्यम से हम लोग डायग्नोसिस कर पाते हैं कि हाँ इस इंसान को मलेरिया है या फिर नहीं है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जिस टॉपिक का नाम है मैनेजमेंट ऑफ मलेरिया। ओके, अगर इंसान को मलेरिया होता है तो उसको किस किस तरीके से हम लोग जो है मैनेजमेंट करेंगे, क्या देंगे। तो सबसे पहला जो होता है एंटी मलेरियल ड्रग जो कि चलता है। ओके, एंटी मलेरियल ड्रग जिसमें आता है क्लोरोक्विन, क्वेनिन, एमोडियाक्विन, प्रेमाक्विन एंड पायरीमेथामाइन। ओके, ये जो है ये 5 मेडिसिन है जिसका यूज किया जाता है, और भी मेडिसिन होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही मेडिसिन होता है। तो क्लोरोक्विन का काम क्या होता है, यूज फॉर सेंसिटिव पी वाइवेक्स, ओबेल एंड पी फ्लेसिपेरम, ये तीनों के लिए जो है बहुत ही सेंसिटिव तरीके से यूज होता है। नेक्स्ट है क्विनिन, क्विनिन क्या होता है, यूज फॉर सीवियर मलेरियल केसेस, ये भी मलेरिया के लिए होता है। एमोडियाक्विन अल्टरनेटिव फॉर क्लोरोक्विन रेसिस्टेंट स्टेन, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको क्लोरोक्विन से जो है रेसिस्टेंट हो गया है तो ये वाला दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि प्राइमाक्विन, प्राइमाक्विन में क्या होता है, ट्रीट हैप्नोजॉइट्स इन पी वाइवेक्स एंड पी ओबेल। मैंने बताया था कि उसमें क्या होता है, इसका जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है वो जाके लीवर में जाके स्टेग्नेट हो जाता है। ठीक है, और वहां पर जो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि इसको हुआ है, और कुछ साल के बाद, कुछ महीने के बाद जो है पता चलता है कि हाँ इसके अंदर जो है प्लाज्मोडियम है, और वहां पे साइन एंड सिम्टम्स शो करना शुरू कर देता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है पायरीमिथामाइन। पायरीमिथामाइन क्या है, यूज फॉर कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग्स, अदर ड्रग्स के साथ जो है कॉम्बिनेशन करके जो है रेसिस्टेंट स्ट्रेन के लिए दिया जाता है, जो कि रेसिस्टेंट हो गया है, उस पर कोई दवाई का असर नहीं हो रहा है, तो उसके लिए जो है पायरीमिथामाइन का भी यूज किया जाता है। डेट्स ऑल आर द एंटी मलेरियल ड्रग, इसको याद करना है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है अदर ड्रग्स, अदर ड्रग्स में आता है डेप्सोन, टेट्रासाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन, ये सारे क्या है, एंटीबायोटिक भी है। डेप्सोन क्या होता है, इनिबिट करता है फोलेट सिंथेसिस को, टेट्रासाइक्लिन जो है इनिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को, और क्लिंडामाइसिन इनिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस एंड इनहांस अदर ट्रीटमेंट, ये सारे जो है, क्लिंडामाइसिन तो बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है। ओके, तो ये अदर ड्रग्स हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी में मैनेजमेंट में ही सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, क्या सिम्टम्स के आधार पे जो है पेशेंट को हम लोग को केयर देना होता है। लाइक कोल्ड स्पॉन्जी, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा फीवर है तो कोल्ड स्पॉन्जी रखेंगे सिर पे, क्या होगा, हेल्प करेगा रिड्यूस करने में, क्या चीज को, फीवर को रिड्यूस करने में मदद करेगा, एंड लोअरिंग बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को क्या करेगा, कम कर देगा। ओके, नेक्स्ट है प्रोवाइड ब्लैंकेट, क्योंकि उसको ठंड लग रही है तो ब्लैंकेट प्रोवाइड करेंगे। पेशेंट एक्सपीरियंसिंग सिवरिंग टू मेंटेन कंफर्ट, ओके, वो बहुत ज्यादा सिवरिंग कर रहा होगा इसीलिए उसको ब्लैंकेट प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है कंप्लीट ब्लड रेस्ट, उसको जो है पूरे तरीके से बेड रेस्ट करना है ताकि वो अपने एनर्जी को कंजर्व कर पाए एंड रिकवरी कर पाए। ओके, फिर कहा यहाँ पे रिकॉर्ड करना है टीपीआर रेगुलरली, टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेशन को हमेशा चेक करते रहना है सही अंतराल पे, ताकि जो है पता लग पाए कि पेशेंट का क्या कंडीशन है। तो ये सारे मैनेजमेंट हैं जो एक मलेरिया पेशेंट को दिया जाता है, चाहे वो दवाई के तौर पे हो, चाहे वो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट के तौर पे हो। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे और हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया, आखिर मलेरिया से क्या क्या बचाव किए जा सकते हैं। ओके, क्योंकि बचाव ज्यादा जरूरी है, ताकि अगर बच ही गए तो हमको मैनेजमेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ प्रिवेंशन देखते हैं, लाइक पर्सनल प्रोटेक्शन। पर्सनल प्रोटेक्शन में क्या है, यूज इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स, मच्छरदानी का उपयोग करना है।
ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि वियर लॉन्ग स्लीव्ड क्लोथिंग एंड अप्लाई मॉस्किटो रिपेलेंट। वहां पर जो है हमको फुल बाह वाला शर्ट को पहनना है ताकि मच्छर काटे नहीं वहां पे जाके, और मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज करना है ताकि मच्छर बैठे भी नहीं बॉडी पे, जो बॉडी ओपन है वहां पे मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज करना है। नेक्स्ट कह रहा है इन्वायरमेंटल कंट्रोल करना है, लाइक रिमूव करना है स्टेगनेंट वाटर को, जो वाटर जमा हुआ है कहीं पे उसको हटा देना है, क्योंकि मॉस्किटो ब्रीडिंग जो है वहीं पे होता है, मच्छर अंडे वहीं जाके देते हैं। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि इंडोर रिसाइडल स्प्रेइंग विद इंसेक्टिसाइड, जो इंडोर है वहां पर भी मच्छर को भगाने के लिए जो छिड़काव आते हैं उसको करवाना है। नेक्स्ट कह रहा है यूज लार्विसाइड इन वाटर बॉडीज, अगर कहीं पे पानी जमा हुआ है तो कुछ लार्वा होते, कुछ मछलियां होती है, उस मछली को वहां पे लाके छोड़ देना, वो क्या करता है वो मच्छर के जो एग्स होते हैं उसको खा जाता है। ओके, नेक्स्ट है केमोप्रोफिलैक्सिस। केमोप्रोफिलैक्सिस में क्या होता है, टेक एंटी मलेरियल ड्रग्स व्हेन ट्रेवलिंग टू एंडेमिक एरिया, अगर तुमको ऐसे जगह जाना पड़ रहा है जहां पे पहले से मलेरिया फैला हुआ है, मजबूरी है, तो तुमको एंटी मलेरियल ड्रग्स जो है लेके जाना है, लाइक क्लोरोक्विन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। ओके, नेक्स्ट है प्रोवाइड ट्रीटमेंट, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट फॉर हाई रिस्क ग्रुप, अगर ऐसे हाई रिस्क ग्रुप है जिसको मलेरिया हो रहा है, हो चुका है, तो उसके लिए जो है प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी करना है, उसका इलाज भी कराने में मदद करना है। ओके, क्योंकि अगर उसको हुआ है मलेरिया तो वहां से मच्छर काटेगा, फिर तुमको काटेगा, फिर तुमको भी हो जाएगा। ओके, ऐसा नहीं है कि बगल वाले को हुआ है तो मेरे को नहीं होगा, बगल वाले को हुआ है तो तुमको सबसे पहले होगा, क्योंकि वहीं से मच्छर काट के फिर तेरे को काटेगा, फिर तेरे को हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन भी आता है, जैसे कि यूज RTS-AS01 जो कहते हैं मॉस्क्विरिक्स फॉर चिल्ड्रन इन इंडेमिक रीजन, इंडेमिक रीजन में जो है बच्चे को ये वैक्सीनेशन दिया जाता है। नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ मेजर, पब्लिक हेल्थ मेजर में क्या है, प्रमोट करना अवेयरनेस को, हेल्थ एजुकेशन को, कि मलेरिया क्या होता है, इसको किस तरीके से बचाव किया जाता है, ये सारे प्रमोट करना है अवेयरनेस इन द सोसाइटी। ओके, नेक्स्ट है इंप्लीमेंट मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग आउटब्रेक्स, और अगर जो है बहुत ज्यादा मलेरिया फैल जाता है तो वहां पर जो है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूज करना है, सभी को जाके ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि वहीं से धीरे धीरे फैलता हुआ चला जाएगा। और पहले ही बता चुका हूं कितने मौत हो गए हैं, 50 बिलियंस लोग मर चुके हैं इस मलेरिया के कारण। ओके, तो यहां तक जो है हम लोगों ने मलेरिया के सारे चीजों को समझा कि मलेरिया क्या होता है, उसके मतलब क्या होता है, क्या काउजेस हैं, उसके कौन कौन से पैरासाइट होते हैं, कितने प्रकार के पैरासाइट होते हैं, उसके डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन क्या है, उसका लाइफ साइकिल क्या है, इन सारे चीजों को देखा, समझा और जाना। तुमको ये लेक्चर कैसा लगा, कितना समझ में आया, तुमको नीचे कमेंट करना है। ओके, और कौन से प्रॉब्लम, कौन से क्वेश्चन रह गए हैं वो भी नीचे कमेंट करना है, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। ओके, ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने वैसे दोस्तों को जिसको इसका जरूरत है, समझ में नहीं आता है उसको भेजो उसको। ओके, क्योंकि आपका लाइक, आपका शेयर हमें मोटिवेट करता है इस तरीके के लेक्चर बनाने में। ओके, थैंक यू।